नौजवानों का काम अपने घर का वोटर दुरुस्ती करने का, पहला वो असली सोशल वर्कर हुआ है। हमारी शहादत भी है और हमारी ताकत भी है और गवर्नमेंट बनाने का एक जरिया। मैं लतीफ़ खान अमीर खान पठान, कर्नाटक स्टेट AIMIM प्रेसिडेंट। आज हुबली शहर में मेरा आना इसलिए था कि आज 27वां रोज़ा है। रोज़ा की इफ्तारी के लिए दारुसलाम में आज दावत दी गई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नज़ीर होन्याल साहब और उस एरिया के वार्ड नंबर 71 के कारपोरेटर, उसके साथ साथ हमारे गईबू साहब होन्याल, इन्होंने आज अपने वार्ड के और हुबली के तमाम लोगों को आज इफ्तारी का आज प्रोग्राम था, इसलिए मैं आज प्रोग्राम के लिए आया था। साथ साथ हुबली को आने की वजह ये भी हुआ कि मैंने जितने भी हमारे जो 2 साल के पहले यही रमज़ान के महीने में जो मुसलमानों के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक काला कानून UAPA के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, सिटी के प्रेसिडेंट, सिटी के सेक्रेटरी, फिर हमारे कुछ मेंबर्स भी इसमें जेल में जाने का मौका हो गया। वो जो हालात जो बिगड़ी गई थी और 2 साल संभलने में हो गए। साथ साथ उसके अंदर बहुत से लोगों ने अपने तरफ से ओपन होकर द बिहाइंड द कर्टन में उन्होंने मदद की। बहुत से लोगों का इसमें ताउन रहा, खास करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी हमारे इस केस को लेकर या कोई इमदाद मदद को लेकर शुरुआत उन्होंने की। जब जाके एक नतीजा पहुंचा कि उन्होंने पूरे के पूरे 160 लोग आज बेल पर आज रिहा है। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि जैसा ये रिहा हो चुके हैं वैसा इन्होंने बाइज्जत बरी भी होंगे। तो यही बात लोगों को समझाने के लिए भी और बात करने के लिए मैंने आया था। साथ साथ कुछ पार्टी का काम भी है, वो इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान के बाद हमने अपने और पार्टी के मेंबरशिप का या आने वाले इलेक्शन का भी उसका हम मंसूबा बनाएंगे, इसलिए मैंने। अच्छा, जैसे कि अभी 2024 का जो इलेक्शन आया है, इसमें बहुत सारे जो है वोटर हजरात के पास में वोटर नहीं है। जैसे कि 18 साल की उम्र हो गई है, फिर भी उनके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो उसके लिए आपका आवाम के लिए क्या पैगाम होगा? देखो, मैंने आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ मैं वोटर ID या अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोल के नहीं है। 2019 में जो CA NRC के कानून को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आवाज़ उठी, उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। जो डॉक्यूमेंट्री के मामले को लेके जो भी हमारे मुसलमान हो या आदिवासी हो, दलित भाई हो, सब लोग अपना अपडेट करना ज़रूरी है। जैसा कि हमारा पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक का जो भी हम बहुत ध्यान लगा के उस चीज़ को काम करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वैसा ही हमारा ये जो वोटर ID बनाना या हमारा शनाख्त कार्ड जो आधार कार्ड बनाना, ये बहुत अहम है। जो पासपोर्ट बनाना, इसके अंदर और एक बात आपको मैं बताऊं कि कोई स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक हो गई, अगर कोई डॉक्यूमेंट में अगर उसमें एक जुमला, ये एक वर्ड भी अगर 19 और 20 हो गया तो वो वैलिड नहीं होता, वो नल इनवैलिड हो जाता है। तो इसलिए हमारे अभी ये दारुसलाम के अंदर नज़ीर होन्याल साहब ने खास करके कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल तो हो गए यहाँ पे काम चालू है। नलतवाड़ के ऑफिस में काम चालू है, आधार कार्ड बनाना, फिर वोटर ID बनाना, फिर लेबर कार्ड बनाना, जो भी गवर्नमेंट के लिए जो सहूलतें हैं उस वही सहूलत यहाँ पे उनको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गवर्नमेंट का चार्ज हो 50-30 जो भी रुपए है वो उतना अदा करना पड़ता है, बाकी का तो ये फ्री ऑफ सर्विस देते हैं। या हमारे सिर्फ मैं कहूँगा, मैं फ़ख्र भी महसूस होता है कि जितने यहाँ 82 कारपोरेटर्स हैं तो उसमें हमारे ही कारपोरेटर्स इस काम को अंजाम देते हैं। आप इसकी जायज़ा भी ले सकते हैं कि यही काम तो है, पब्लिक तो इसीलिए तो हमको चुन के भेजा है। तो हमारे काम की बुनियाद और शुरुआत यहाँ से होती है, फिर गवर्नमेंट के एड्स है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, फिर वो जो भी लेना है, जो जैसा जैसा उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उन्होंने अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर इसीलिए और दुरुस्त करने के लिए फिर हमने वापस मेंबरशिप ड्राइव करके लोगों को अपने काम में लाने की कोशिश करें। अच्छा, इसी तरीके से जो 2024 का जो इलेक्शन है, ये आवाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा सर? देखो,
आपके जैसे अभी जो न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये जो घर तक पहुँचाने की जो बात है, अभी नेशनल न्यूज़ हो या कोई नामचीन जितने भी जो मीडिया हैं, जो प्रेस का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में कहूँगा, वो आज एक जगह में कुछ बोलना ऐसा लगता है कि सोल्ड इट हो गया वो अपने मनमानी कर रहे हैं। वरना एक पिलर ऑफ द 4 पिलरों में एक बहुत बड़ा पिलर, वो भी बहुत मायने रखता था। और आज सियासतदान को हिलाने का जो काम वो मीडिया काम करते थे। आज मीडिया वाले में वो चीज़ नहीं है, सच बोलने की ताकत खत्म हो गई। जो कलम था वो कलम में वो शाही नहीं भर गई जो हक लिखे। तो मैं कहूँगा कि आप जैसे जो लोग हैं वो अहमियत बता रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन के अंदर हमारा एक एक वोट इतना मायने रखता है, एक सरकार को बनाना और बिगाड़ने में, निकालने में। बिगाड़ने के मतलब ये है कि उसको गिराने में। जो आज बिगड़ाट जो हो रही है, जो हम 400 पार की जो बात है, ये 400 की पार की बात इन लोगों से है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मसला है रोज़गारी का, मसला है किसानों का, मसला है जो बेगुनाह जेल में बंद हैं, बहुत बड़ा मसला है। और इससे से बढ़कर एक मसला है कि एजुकेटेड जितने भी हुए हैं, जो आज कॉलेज में, स्कूल में, जो हम अपने ख़ानदान के बड़े बड़े पैसे वाले लोग बड़े बड़े कॉलेजों में और स्कूल में डालने की जो ख्वाहिश रखते थे, वही कॉलेज में, वही स्कूल में ड्रग्स आज सप्लाई हो रहा है। तो हमारे बच्चों को ये नौबत तक आ गई कि हमें अच्छा एजुकेशन देते हुए भी हम ड्रग्स के एक जगह में उनको हमने एजुकेटेड बनाने के लिए भेज रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, सब मिलीभगत का मामला चल रहा है, एक साजिश के जैसा चल रहा है। मैं अगर कहूँगा इसमें सब है, कच्चा और सूखा दोनों जल जाएंगे। मैं सिर्फ कोई एक कम्युनिटी को लेके जा रहे बोल के ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे देश का मुस्तकबिल है, जो नौजवान जो है आज बिगड़ रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो खास करके एनआरसी, एनपीआर और जो सीए का जो कानून लाया गया है, पहले सीए का, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद एनपीआर, जो भी ये कानून लाए गए हैं, इन कानून के लाने के बाद में एक तरह का जो है एक कम्युनिटी के जो दिमाग में एक भय यानी डर पैदा किया जा रहा है। जैसे कि असद साहब जो है हर एक तकरीर में कहते हैं कि मुसलमानों को ये हो जाएगा, ऐसे आगे चलकर उनको परेशानी हो जाएगी, इस तरीके से हर तकरीर में उनका कहना है। क्या ये डर डालने का काम है या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है सर? एक मैं आपको बात बताऊं, ये डर का तुम समझ रहे हो, लेकिन आगाह कर रहे हो, ये चीज़ होने वाली है। मैं आपको 2014 के बाद में जितने भी असद साहब ने जो बयान किए हैं, आप खंगाल के देखो। उन्होंने जब 3 तलाक का मसला हुआ तो भी उन्होंने आवाज़ उठाई। जब ये काला कानून जो सीए एनआरसी का जब हुआ तो उन्होंने बिल फाड़ दिए। ये डर था क्या? हक के लिए बात करना था। ये हम अवाम सोचना जरूरी है, ये डर बात नहीं है, आगाह कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन का तो कहना ये है कि जो असद साहब जो है सिर्फ एक कम्युनिटी के दिमाग में डर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सीएए का मतलब है कि जो बाहर के जो गैर मज़ाहिब वाले लोग हैं उनको लिया जा रहा है, ये तो मुसलमानों का है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर ये डर डालने का ऐसा क्यों हो रहा है सर? डर क्यों डाला जा रहा है? तुम एक काम करो, उस कानून को पढ़ो पहला, तुम्हारा जी कानून को पूरी तरह पढ़ो। हम ये अपोजिशन का तो कहना ऐसा है ना सर? अपोजिशन तो कहना ही है। हम अपोजिशन वाले ने हर चीज बोलते हैं कि बाबा हम फले इनसे मिले हुए हैं, हम इनसे मिले हुए हैं, इन्होंने आने के बाद भी इनको फायदा होगा, वो तो उनका बोलने का काम है। लेकिन कम से कम कानून जब आया है तो कानून पढ़ने वाले तो हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, कानून पढ़ो। इसके आड़ में मुसलमानों को, अभी यूएपीए का कानून बना, साहब अकेले आदमी थे इस कानून का विरोध किए थे। अब हुबली के अंदर उस कानून का अप्लाई, जितने भी बहुत से बयानेबाज होते हैं, बहुत से चीजें होते हैं, किसके ऊपर अप्लाई हुआ? इसके ऊपर इंप्लीमेंट किसके ऊपर किया गया? मुसलमानों पे किया गया। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हुई, कभी उनके ऊपर बहुत से बयानेबाज हुए, देशद्रोही के ऊपर टिप्पणी बहुत कुछ हुई। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आके मुसलमानों के मस्जिदों के अंदर हमने मूर्तियां बिठाएंगे, फलाना करेंगे, प्रमोद मुतालिक बोला, उसके ऊपर कभी केस हुआ? यूएपीए हुआ? नहीं हुआ। किसके ऊपर हुआ? मुसलमानों पे हुआ। आज भुगत रहेंगे ना हमें मुसलमानों में। फिर यही बताना है कि डराना है, आगाह करना है कि डराना है? तुम समझो, तुम अगर समझ के कैसा लोगे वैसा तुम्हारे पर इंप्लीमेंट होगा। अब तुम आप बोले हमको आधार कार्ड बनाना है, वोटर लिस्ट के अंदर किसी का नाम है, ये हमारा भी अखलाकी फर्ज बनता है कि वह मेरा वोटर में नाम है नहीं है।
हर साल के अंदर 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टार आता है कि बाबा तुम फरवरी फलाना तारीख तक ये अपने वोटर आईडी में नाम है या नहीं नाम है, देखो फॉर्म नंबर 6 फॉर्म नंबर 8 भरो, या अगर नया सी भरना है तो 6 भर लो, कुछ उसमें एडिट करना है, नाम चेंज हो गया है, एड्रेस अगर चेंज किए होंगे तो 8 नंबर फॉर्म भरो। सही है ना मैं बोल रहा हूँ? ये सब चीज़ों के लेके तुमने उसको दुरुस्ती कर सकते हैं, तो फिर ये करना हमारा काम है। अच्छा, जिस दिन इलेक्शन आता है, जब पर्चा आके घर तक पहुंचाते हैं, जब जाके देखते हैं कि बाबा ये इसके अंदर हमारा नाम नहीं आ रहा है, जरा ढूंढ के दे दो, तुम जाके पूरा ये पोलिंग बूथ से वो पोलिंग बूथ जाएंगे, वो पोलिंग से वो पोलिंग बूथ जाएंगे, फिर नंबर लगाएंगे, तुम्हारा नहीं है बोलने के बाद में थक जाएंगे और घर में चले जाएंगे वापस। फिर हमारा जो पोलिंग बूथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना, इसका देखना, ये हमारा काम है, नौजवानों का काम है। नौजवानों का काम अपने घर का वोटर दुरुस्ती करने का, पहला वो असली सोशल वर्कर हुआ है, हमारी शहादत भी है और हमारी ताकत भी है और गवर्नमेंट बनाने का एक जरिया है। फिर उसको हम बहुत इजी ले रहे हैं, इस चीज को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर जो दिए है, बहुत बड़ा हमको ताकत दिए है। हमको जंग लड़ने का हथियार से नहीं है, जंग लड़ना है हमको इस नंबर ऑफ गेम वोटर से लड़ना है। अब उसके अंदर ईवीएम का मामला है, आपको अच्छी तरह देख रहे हैं, हर तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने गेमिंग करके इलेक्शन में जीत पाने की उन्होंने अपनी साजिश कर रहे हैं। सामने वाला लड़ने के मंसूबे बना रहे हैं और हम खामोश बैठने के मंसूबे बना रहे हैं। हमारे पास में क्या मंसूबा है? मैं मुसलमानों का ही बोल के नहीं बोलूंगा, दलितों का क्या मंसूबा है, आदिवासियों का क्या मंसूबा है, क्रिश्चियनों का क्या मंसूबा है? कुछ भी नहीं है। हम किसी के ऊपर डाल के बैठे हुए, वो करेंगे तो हमारा होगा, नहीं, हम सब लोग मिल के करेंगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, तो उसमें आप अलायंस क्यों नहीं करते सर? आपको लेते नहीं है, आप अलायंस आप करते नहीं है, क्या आपको लेते नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट के नाते में बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहूँगा। मैं बीजापुर में अपना स्टेटमेंट में बताया था, आज के हालात बीजेपी को हराने के लिए असद साहब कई हजार बार बोले हैं कि कांग्रेस में वो ताकत नहीं रही। अगर बीजेपी को अगर हराना है तो हमें सब लोग एक होके मुत्तहिद होके ही हम हराना पड़ेगा। अब वो ताकत नहीं रही, तो वो ताकत बनाना है तो हमें अपने अपनी जहाँ पे ताकत बनती है उन लोगों को पूरा जुड़ाना पड़ेगा, टिकटों का बंटवारा सही तरीके से होना पड़ेगा, फिर हम जाके उसको हम शिकस्त दे सकते हैं। फिर नॉर्थ में अभी ऑलरेडी बहुत से बार बातें हुई, मीटिंग हुई, कुछ हुई, लेकिन लोगों को भी पता है कि आज अपोजिशन में भी हो या अभी रूलिंग पार्टी के अंदर उतना नेता जो मजबूत है, कद्दावर नेता असद साहब के जैसा कोई नहीं है, ये सब पूरे भारत देश मानता है। अच्छा, अलायंस क्यों नहीं करना चाहते सर? अब उन लोगों को मालूम, हमको क्यों नहीं लेना चाहते? अब उन लोगों से तुम पूछो असद साहब को क्यों नहीं लेना चाहते? जैसे कि सर अभी आपने कहा कि असद साहब को अगर इंडिया गठबंधन में लिया जाए तो उस वक्त असद साहब और आपकी जो AIM जो आपकी ये जो पार्टी है वो जाने के लिए तैयार है, आपका ऐसा कहना है? देखो, गठबंधन किस लिए हो रहा है सबसे पहला वो सोचने में। गठबंधन बीजेपी को जो फिरका परस्त ताकत है वो सबके लिए मुसीबत है, देश के लिए मुसीबत है, ऑल कम्युनिटी के लिए मुसीबत है। इसीलिए आज की हालत जरूरी है कि हमने मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए एक गठबंधन होना जरूरी है, इसीलिए उसके अंदर भागीदारी होना जरूरी है। और MIM का भी सत्ते में भागीदारी का मेन मकसद भी हमारा है। हम खाली मुसलमानों को वोट के तरीके का वोट डालते रहो और सत्ता में आप बैठते रहो, हम ताली बजाते रहेंगे, वो काम अब नहीं होने वाला है। हम बराबर के हिस्सेदार में रहेंगे, हम बराबर के शहरी भी रहेंगे, हम सत्ते में भी रहेंगे और भागीदार भी रहेंगे। ये हमारा मेन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का मकसद भी यही। सर, अपोजिशन का तो कहना यह है कि AIM जो पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है, तो फिर वो इंडिया अलायंस में कैसे लेंगे सर आपको? देखो, ये लोग पहले शुरुआत किए मीडिया और कांग्रेस वाले, आप खंगाल के देखो। चलो चांद बीजेपी की बी टीम जब बता रहे हैं आप, तो हम नहीं बता रहे से नहीं बता रहे। ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं क्या बोलता हूँ, ये ज्यादा से सवाल ये कांग्रेसियों से और मीडिया वालों से होता है। आप इतने इलेक्शन जब जहां पे हम लड़े वहां पे हम बी टीम हो गए, जहां पे हम नहीं लड़े, जहां पे कांग्रेस वाले हारे, फिर वहां कौन सी टीम काम कर रही थी? आप बैठ के इसके बारे में सोचो। देखो, सियासत के अंदर किसी को ब्लेम लगाना, झूठे इल्जाम लगाना, ये प्रोपेगेंडा करना, ये एक चाल है। लेकिन सच्चाई क्या है ये जानने के लिए अल्लाह ने हमको दिया है, मादा दिया है, दिमाग दिया है। सोचना चाहिए कि बाबा जहाँ जहाँ पे इन्होंने बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, तो अकल की इस्तेमाल करो, फिर वोट करो।
किसको करना चाहिए वो देखो, 5 साल तक भुगतना पड़ता है। अगर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो मुसीबत में हम ही आने वाले हैं। अगर सर, अगर जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अगर बी टीम ना होते तो असद साहब जो है पूरी इंडिया भर के अंदर सभी लोग मोदी कहते हैं, लेकिन असद साहब मोदी मोदी कहते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं जेल के पीछे डाला जाता? अगर कोई दूसरा सा बड़ा सा भी अगर सियासतदान अगर कुछ कहता है मोदी के बारे में, उसे पकड़ करके जेल में डाला जाता, फिर असद साहब को क्यों नहीं डाला जाता सर? आप अगर सच्चाई के रास्ते पे हो, सिवाय अल्लाह का डर किसी को नहीं है, किसी का डर नहीं है। जिसके साथ में अल्लाह है उसको कौन किसी को बका नहीं कर सकता। एक यकीन के साथ में मैं भी कहता हूँ, एक मैं भी मुसलमान हूँ, जब हाथ साफ रखने के बाद में ना अपने हाथ को कालिक लगेगी ना दूसरे को हाथ को लगाने की कालिक। तो इस तरीके से आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है कि असद साहब को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से और इंटरनेशनल कॉल के ज़रिए से जान को मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो क्या आपने असद साहब से बात की, गुफ्तगू की, क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखो, इस्ती से पहले भी जानलेवा हमला उनके ऊपर शुरू हो गया, कम 6 फुट के नजदीक से उनके ऊपर फायरिंग यूपी में इलेक्शन के वक्त में। इसके बाद में भी अब आतिक मुख्तार अंसारी को जाकर मिल खाने के बाद में खुद साहब अपने तरफ से बयान दिए हैं कि जान की धमकी आ रही है। जब ये तो धमकी आना या जान के ऊपर जो आना एक सियासी जो कद्दावर आपसे बात की सर, आपकी कद्दावर नेता के लिए ये तो आम है। मैं आपको अगर बोलूँगा कि जिस इंसान कफन बांध के जान हथेली पे लेके जब चलता है तो किसी के मौत की डर नहीं है। मौत तो आना है, सबको आना है, कौन आगे और कौन पीछे, सबको जाना है। जब करेंगे तो अपना हक बजा के जाएंगे, आखिरत की तैयारी करके जाएंगे। तो जैसे कि अभी जितनी सिक्योरिटी दी गई है असद साहब को, क्या आपके पार्टी की तरफ से और भी कोई सिक्योरिटी की मांग रहेगी? कैसे आपने कुछ कहा? देखो, गवर्नमेंट को खुद असद साहब ने अपनी सिक्योरिटी पार्लियामेंट में जब कहे, उन्होंने जब एक पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को सिक्योरिटी दी जा रही, वैसा हमारे भारत देश के दलितों को, हर मुस्लिमों को, जो पीड़ितों को सिक्योरिटी होना चाहिए, उनका जुमला था। आपको शायद उनका पार्लियामेंट में का बयान निकाल के देखो, उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी नहीं मांगी, वो तो एक एज ए MP के हैसियत से उन्होंने सिक्योरिटी दिया हुआ है, लेकिन ये सिक्योरिटी हमारे जो जुल्म हो रहे हैं उन लोगों को होना चाहिए। उन्होंने अपने जुबान, अपने बयान में ये जुमला किया है। उनको फिक्र है देश के बिछड़ों के और मुसलमानों के और जो जुल्म में दबे उन लोगों की। जी, जैसे कि अभी आपने देखा लतीफ़ खान पठान साहब जो है आज हुबली में मौजूद हैं। ये AIMIM कर्नाटक के प्रेसिडेंट है। यहाँ पर 27वें रोज़े की जो यहाँ पर दावत थी, तो नज़ीर साहब हुन्याल के यहाँ पर दावत थी, तो उस वजह से यहाँ पर वो आए हुए थे। तो काफ़ी सवालात हमने पॉलिटिक्स यानी सियासत के दौर पर उन्होंने किए और उन्होंने बेहतरीन अंदाज से हमें जवाब भी देते हुए नज़र आए। बाकी की खबरों के लिए आप HDMC न्यूज़ को लॉग इन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।